बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसमें से कुछ रह गया था पार्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वो आप कर लेते हैं। हाँ जी, तो पानी को जो रूट टेकअप करती है, चंद चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उसको कम करती हैं या बढ़ाती हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं? नंबर 1 जो है वो सॉइल टेम्परेचर है। सॉइल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है उतना रूट ज़्यादा पानी को टेकअप करती है, लेकिन ऐसा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इससे जब ऊपर टेम्परेचर जाता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, तो पानी एब्जॉर्ब होना कम हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप टेम्परेचर डाउन कर दें, मतलब नीचे टेम्परेचर 0 से पीछे जाना शुरू हो जाए, तो पानी जो है वो चूँकि बर्फ़ में चेंज हो जाता है, कोल्ड कंडीशन में चला जाता है, तो फिजियोलॉजिकली ड्राइनेस होती है पौधे के लिए। पौधे के लिए पानी तो मौजूद होता है रूट के लिए, लेकिन रूट उसको टेकअप नहीं कर सकती। वो बिल्कुल ऐसी होता है उसके लिए इन्वायरमेंट जैसे कि वो किसी ड्राउटी एरिया में या ड्राई एरिया में रह रहा हो। अच्छा जी, लो टेम्परेचर से क्या होता है? लो टेम्परेचर की नंबर 1 तो विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, गाढ़ा होता है, इसलिए रूट के लिए उठाना टफ़ होता है। नंबर 2, लो टेम्परेचर पे रूट की इलोंगेशन कम होती है। रूट की लेंथ जब कम होगी तो वो पानी को कम को टेकअप करेगी। नंबर 3, जो लो टेम्परेचर है, इससे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी कम हो जाती है, लिहाजा अब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट है सॉइल एयर। रूट को भी सांस लेने के लिए हवा चाहिए होती है। सॉइल के अंदर जो एयर ट्रैप की हुई होती है उससे रूट्स रिस्पायर करती हैं। तो अगर तो सॉइल में एयर मौजूद है, रूट सांस ले रही है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्प्शन करेगी वाटर की। अगर उसे नहीं मिलेगी हवा सांस लेने के लिए, उस जगह पर भी पानी भरा हुआ होगा जहाँ पे हवा होनी चाहिए, तो रूट रिस्पायर नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। नेक्स्ट है सॉइल वाटर। हाँ जी, तो सॉइल में जितना पानी मौजूद होगा उतना ही रूट टेकअप करेगी। अगर सॉइल ड्राई हो गई है तो कम टेकअप करेगी। और एक और पॉइंट, अगर इतना ज़्यादा पानी भर गया है कि जिन जगह पर, जिन स्पेसिस में हवा होनी चाहिए रिस्पायर करने के लिए, वहाँ पर भी पानी आ गया है, तो ज़्यादा पानी होने पे भी अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। पानी बहुत कम होगा तो भी कम होगी, पानी बहुत ज़्यादा होगा तो भी कम होगी, लेकिन क्वांटिटी ऑफ कोर्स मैटर करती है। जितना पानी ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रूट अब्जॉर्ब करेगी। नंबर 4 है हमारे पास रूट सिस्टम। जितना पौधे की ज़्यादा रूट्स होंगी, जितनी डेंस होंगी, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी रूट्स की होगी, उतना ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर पाएंगी। जितना कम होगी उतना कम एब्जॉर्ब करेगी। नंबर 5 पॉइंट है एसोसिएशन ऑफ माइक्रोराइजे। माइक्रोराइजा के जो हाइफी होते हैं वो रूट हेयर्स की तरह काम करते हैं, बहुत थिन हाइफी होते हैं, तो हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन में। तो अगर प्लांट माइक्रोराइजल है तो ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेगा, अगर प्लांट माइक्रोराइजल नहीं है तो कम पानी को एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट है जी ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन होती है पौधे के एरियल पार्ट्स, मसलन स्टेम ग्रीन कलर की, और जो लीव्स हैं स्पेशली, उनमें से जो वाटर एवेपोरेट होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। तो जितना पानी ज़्यादा ट्रांसपायर होगा उतनी ही एब्जॉर्प्शन भी उसकी ज़्यादा होगी। अगर स्टोमेटा बंद हो जाए, पानी की ट्रांसपायरेशन ख़त्म हो जाए, पौधा अपने लीव्स को गिरा देता है जिस तरह ऑटम के अंदर, खिसां के अंदर, तो उस टाइम ट्रांसपायरेशन जो है वो बहुत कम हो रही होती है, नहीं हो रही होती, क्योंकि ट्रांसपायरेटरी सरफेसिस ही नहीं होती पौधे पे। तो इन टर्न तब एब्जॉर्प्शन भी कम होती है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन जो है वो ट्रांसपायरेशन के आप कह सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ट्रांसपायरेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, जितनी कम होगी उतनी एब्जॉर्प्शन भी कम होगी। हाँ जी, ये तो था हमारा रिमेनिंग पार्ट लास्ट टॉपिक का। जो अब टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है ट्रांसलोकेशन। पीछे था एब्जॉर्प्शन, ये है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन की मेन कॉन्सेप्ट जो है या मेन डेफिनेशन जो है वो ये है कि जो रूट में पानी आ चुका है, रूट पौधे के अंदर पानी रूट तक पहुंच गया है, अब रूट से पानी ऊपर तक जाना है, स्टेम तक, पत्तों तक जाना है, उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। पानी कैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ग्रेविटी के ऑपोजिट पानी पौधे में कैसे मूव करता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। हाँ जी, तो ऑपोजिट टू ग्रेविटी इसको मूव करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस भी बाज़ों का तय करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है यूकलिप्टस फायदे का पौधा, बाकी पौधे जो हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, बड़ी हैवी हाई लेंथ होती है उनकी। तो वहाँ पर ट्रांसलोकेशन जो है उसको समझना हमें लगता है कि ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ऊंचाई तक पानी जा रहा है। हाँ जी, फर्स्ट पे वो दे रहे हैं हमें पाथ ऑफ वाटर स्ट्रीम। पानी कहाँ कहाँ से गुज़रता हुआ जाता है, पौधे में कौन सा रास्ता है, किन जगहों से पानी गुजर के जाता है, उसको हम कहते हैं वाटर स्ट्रीम, पाथ ऑफ वाटर स्ट्रीम।
हाँ जी, तो पानी का आपको वैसे ही पता है कि पानी कहाँ से गुजरता है, पानी जाइलम में से जाता है। ठीक है, जाइलम में से गुजरता हुआ पानी रूट के जाइलम तक, हमने अब्जॉर्प्शन में पढ़ा है कि रूट के जाइलम तक पानी पहुंच चुका है। रूट का जाइलम कनेक्टेड होता है स्टेम के जाइलम के साथ, स्टेम का जाइलम कनेक्टेड होता है लीफ के जाइलम के साथ, तो उसी जाइलम में से कंटिन्यूसली पानी चलता रहता है और स्टेम तक और लीव्स तक पहुंच जाता है। कंटिन्यूस ट्यूब्स मौजूद होती हैं, वेजल्स मौजूद होती हैं जाइलम के अंदर, जिनमें से पानी गुजरता हुआ जाता है। ठीक है, अच्छा जी, हाँ जी, नेक्स्ट पेज नंबर 43 है उसी बुक का। उसमें है जी, जाइलम जो है वो बना हुआ आता है वेसल्स और ट्रैकीड्स के साथ, और यही दो फंक्शनल यूनिट्स होते हैं जाइलम के अंदर जो कि पानी को कंडक्ट करते हैं, जिनमें से पानी गुजरता हुआ नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। हाँ जी, तो इसमें थोड़ा सा उसने पॉइंट दिया हुआ है कि हार्डवुड, सैपवुड। हार्डवुड वो होती है, अगर आप स्टेम को काट के देखें तो सेंटर में जो आपको डार्क कलर की लकड़ी नज़र आ रही होती है, डार्क कलर का पोर्शन नज़र आ रहा होता है, वो हार्डवुड होती है। वो इनएक्टिव होती है, एक्टिव नहीं होती, उसमें कोई काम नहीं हो रहा होता। ठीक है, वो वाटर की कंडक्शन, वो वाला पार्ट जो होता है जाइलम का, वो वाटर कंडक्शन नहीं कर रहा होता। वाटर कंडक्शन होती है सैपवुड से। सैपवुड वाइट कलर का पोर्शन होता है, वाइट कलर की लकड़ी होती है। वो जाइलम जो है वो पानी को कंडक्ट कर रहा होता है, नीचे से ऊपर की तरफ पानी को भेज रहा होता है। हाँ जी, तो एसेंट ऑफ सैप, जिसको हम ट्रांसलोकेशन का दूसरा नाम है एसेंट ऑफ सैप, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना। तो इसके बारे में थ्योरीज दी गई हैं कि पानी कैसे नीचे से ऊपर की तरफ चला जाता है। तो इसमें से जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो हाई टेंशन थ्योरी है, बाकी जो है वो रिजेक्ट हो चुकी हैं, लेकिन हम सबको पढ़ेंगे। नंबर 1 है रूट प्रेशर थ्योरी। हमने कल पढ़ा था कि पानी कंटिन्यूसली रूट के अंदर आ रहा है, सॉइल से रूट के अंदर आ रहा है, तो रूट के जो सेल्स हैं उनमें प्रेशर क्रिएट हो रहा है, एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो उसी प्रेशर की वो बात कर रहा है कि जो रूट के सेल्स पानी को अब्जॉर्ब करने के बाद उनके अंदर जो प्रेशर जनरेट होता है, उस प्रेशर की वजह से पानी जो है वो उसको जो रास्ता मिलता है उसी रास्ते में वो मूव करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो वो ऊपर की तरफ पानी जो है वो मूव करना शुरू कर देता है, क्योंकि वेसल ऊपर वाली साइड पे खाली होती है, ऊपर वाली साइड पे वो कंटिन्यूस वेसल मूव कर रही होती है, तो पानी नीचे से ऊपर को मूव करना शुरू कर देगा। हाँ जी, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेटेड इन द रूट विच फोर्सेस द वाटर अपवर्ड इन द स्टेम इज़ कॉल्ड रूट प्रेशर। हाँ, तो जो कंटिन्यूस रूट में पानी अब्जॉर्ब होने के बाद प्रेशर जनरेट होता है, वो प्रेशर पानी को फोर्स करता है कि वो पानी ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाए। अच्छा जी, इसके बारे में उसने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। नंबर 1 तो वो ये कह रहा है रूट प्रेशर बहुत कम होता है, इतना बस 3 एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो टॉल ट्रीज़ हैं उसमें 3 एटमॉस्फेयर रूट प्रेशर काफ़ी नहीं है नीचे से ऊपर तक पानी पहुंचाने के लिए, उसमें हमें 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर चाहिए होता है, लेकिन ये सिर्फ 3 होता है, लिहाजा रूट प्रेशर की थ्योरी इस वजह से रिजेक्ट हो गई है। नंबर 2 ये कह रहा है कि सीजनल फ्लक्चुएशन होती है। मसलन स्प्रिंग में आपके पास पौधे के ऊपर क्या होते हैं, नए नए छोटे छोटे से पत्ते निकल रहे होते हैं। ठीक है, समर के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसपायरेशन हो रही होती है, बड़े बड़े पत्ते होते हैं। ठीक है, लेकिन स्प्रिंग के अंदर अभी पत्ता नया निकल रहा होता है, छोटा होता है और मौसम इतना गर्म नहीं होता, ट्रांसपायरेशन बहुत ज़्यादा नहीं हो रही होती। ठीक है, समर के अंदर ट्रांसपायरेशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, स्प्रिंग के अंदर ट्रांसपायरेशन कम होती है, लिहाजा समर के अंदर तो नीचे से ऊपर को पानी मूव कर जाएगा, लेकिन स्प्रिंग में पानी कैसे मूव करेगा। ठीक है, स्प्रिंग में तो रूट प्रेशर जनरेट ही नहीं होगा। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि अगर रूट प्रेशर ना भी हो, आप रूट में से प्रेशर को ख़त्म कर दें, रूट के सेल्स में किसी भी किस्म का प्रेशर ना हो, पानी तब भी ऊपर को मूव कर रहा होता है, स्टेम की तरफ पानी फिर भी मूव कर रहा होता है। तो ये भी पॉइंट है जिसकी वजह से रूट प्रेशर थ्योरी जो है वो रिजेक्ट हो गई है। नंबर 2 है वो है जी कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी भी रोल प्ले करती है, थ्योरी दी गई है सेट ऑफ सैप के लिए कि जी कैपिलैरिटी के थ्रू भी ऊपर की तरफ मूवमेंट होती है वाटर की। कैपिलैरिटी अब क्या है, आपने कैपिलरी ट्यूब देखी होगी केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में सेकेंड ईयर में। कैपिलरी ट्यूब जो होती है वो गिलास की शीशे की ट्यूब होती है, बहुत बारीक सी पाइप नुमा, अंदर से खाली होती है, ट्यूब बनी हुई होती है। और डायग्राम में आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये आपको दिखाई हुई है डायग्राम। इसमें कैपिलरी ट्यूब को उसने पानी के अंदर डिप किया है और पानी देखें ऊपर को मूव कर रहा है। तो वो कहता है बिल्कुल इसी तरह जो पौधे की वेजल्स होती हैं वो भी यूँ लंबे लंबे से पाइप्स ही होते हैं,
और नीचे जो पानी है वो खुद ब खुद ऊपर को एज अ कैपिलैरिटी एक्शन के थ्रू पानी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है, तो शायद कैपिलैरिटी का भी रोल होता है। हाँ जी, तो यहाँ पे वो कह रहा है ग्लास ट्यूब विद अ नैरो बोर इज कॉल्ड अ कैपिलैरिटी ट्यूब। एक ऐसी शीशे की ट्यूब जिसके अंदर बारीक सा सुराख होता है उसको हम कहते हैं कैपिलैरिटी ट्यूब। और अगर आप इसका एक एंड पानी के अंदर वो कहता है डिप कर दें तो पानी क्या करता है, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। और पानी के अंदर भी जो पानी पौधे के अंदर मूव करता है वो भी शायद ऐसे ही मूव करता है। ठीक है, हाँ जी। तो इसमें जो एक अहम बात की है वो उसने एडहियन की बात की है। एडहियन किसको कहते हैं आप? एडहियन कहते हैं कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स इसकी वॉल्स के साथ लग के ऊपर को चढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। वो कैसे मूव कर रहे हैं? क्योंकि वो वॉल के साथ एडहेयर हुए हुए हैं, चिपके हुए हैं, वॉल के साथ चिपक के ऊपर को चढ़ रहे हैं। इसको हम कहते हैं एडहियन। ठीक है, कंटिन्यूस जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो इसकी वॉल के साथ चिपकता है, चिपकने के बाद ऊपर को मूव करता है। ठीक है, एडहेयर हो के ऊपर की तरफ मूव करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो कैपिलरी ट्यूब की वॉल है वो हेल्प करती है पानी को अपने साथ चिपकने में और ऊपर की तरफ मूव करने में। तो ये है एडहियन का मतलब। इसके अलावा इसके अंदर वो कह रहा है कि जो कैपिलैरिटी बोर होता है जाइलम वेसल का है ट्रैकिड्स का, वो 40 मीटर लिखा हुआ है, मीटर नहीं होता mm होता है डायमीटर के अंदर। तो वो कह रहा है कि इससे जो है पानी 40 सेंटीमीटर की हाइट तक जो है वो सिर्फ पहुंच सकता है। लेकिन आपको पता है प्लांट्स तो बड़े मीटर्स तक ऊंचे होते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा 120 मीटर तक भी पौधा ऊंचा होता है। तो ये तो सिर्फ 40 सेंटीमीटर तक कैपिलैरिटी पोर जो है वो पहुंचा सकते हैं पानी को, कैपिलैरिटी एक्शन के थ्रू पहुंच सकता है। अगर आपके पास कैपिलैरिटी पोर कितना हो, 40 mm का हो, जो कि ट्रैकिड्स का वेसल्स का होता है। इसके बाद है वो कहता है कैपिलैरिटी सिर्फ इसी सूरत में एक्ट करती है जब एक साइड जो है कैपिलैरिटी ट्यूब की वो कहाँ हो, पानी के अंदर डूबी हुई हो। लेकिन पौधे में तो कहीं भी पानी इतना इकट्ठा नहीं होता कि उसके अंदर वेसल डूबी हुई हो, पानी तो सेल्स के अंदर होता है। तो ये था सेकेंड पॉइंट जो कि इसको रिजेक्ट कर रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट है वाइटल थ्योरीज। वाइटल थ्योरीज ये कहती हैं कि किसी किस्म का पंप होता है पौधे के अंदर। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जाइलम के अंदर जो कि पंप का काम करते हैं। जिस तरह पंप होता है ना, पानी को पंप करता है और पानी ऊपर टंकी में पहुंच जाता है, बिल्कुल इसी तरह कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जाइलम के अंदर जो कि पंप का काम करते हैं। वो कंटिन्यूसली वाटर को पंप करते हैं वेसल्स के अंदर और ट्रैकिड्स के अंदर, और पानी आहिस्ता से उन वेसल्स में ऊपर की तरफ मूव करता रहता है। हाँ जी, वो कौन से सेल्स हैं जो कि पंप का काम करते हैं? वो वुड पेरेन्काइमा है और मेडुलरी रेस है। ये जाइलम के अंदर ही मौजूद होते हैं, जाइलम के ही सेल्स होते हैं। और ये वाले सेल्स किस किस्म का काम करते हैं? पंपिंग का काम करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। ये मैंने आपको बताया एक्सेप्टेबल थ्योरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला। हाँ जी, तो ये वाली थ्योरी डिक्सन ने दी थी। ये थ्योरी ये कहती है कि जो पानी एवेपोरेट हो रहा है पत्ते से या रिस्पायरेटरी सरफेसिस से, वो एवेपोरेट होने वाला पानी जब ऊपर वाला मॉलिक्यूल एवेपोरेट करता है तो वो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को खींच के ऊपर को छोड़ देता है। क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल सारे आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक फोर्स के साथ स्ट्रॉन्गली जुड़े हुए होते हैं। तो जैसे ही ऊपर वाला मॉलिक्यूल एस्केप होता है तो नीचे वाला मॉलिक्यूल उसकी जगह ले लेता है। तो ट्रांसपायर होने वाला वाटर नीचे वाले वाटर को ऊपर की तरफ पुल करता हुआ जाता है। हाँ जी, तो देख लेते हैं डेफिनेशन ये है कि इट दिस स्टेट्स द नेगेटिव प्रेशर और पुल, खिंचाव, पुल कहते हैं, सक्शन कहते हैं खिंचाव को। कैसे क्रिएट होता है? इज क्रिएटेड इन द लीव्स एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ठीक है, किसके नतीजे में? वो जो खिंचाव है वो ट्रांसपायरेशन के नतीजे में पैदा होता है। और वो जो ट्रांसपायरेशन पैदा हुआ है वो क्या करेगा? पुल्स द वाटर अपवर्ड। ठीक है, ये वो फोर्स है, ये वो खिंचाव है जो कि ट्रांसपायरेशन की वजह से पैदा हुआ है और ये पानी को क्या करता है? ऊपर की तरफ खींचता है। तो दूसरे लफ्ज़ों में इसका यही मतलब है आसान लफ्ज़ों में कि जैसे ही ट्रांसपायरेशन होती है तो ट्रांसपायरेटरी मॉलिक्यूल जो कि ट्रांसपायर हो चुके हैं वो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को पुल करके ऊपर को कर देते हैं और नतीजतन नीचे से सारा पानी
नीचे वाला मॉलिक्यूल ऊपर वाले की जगह, उससे नीचे वाला उससे ऊपर वाले की जगह, इस तरह सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की जगह पे आ जाते हैं और ऊपर की तरफ मूव करते रहते हैं। हाँ जी, अब जो ये वाली थ्योरी है, इसके चंद पॉइंट्स हैं जिनको समझना ज़रूरी है, जिसकी बेस पे थ्योरी समझ आती है। चंद फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से ये वाली थ्योरी जो है या जो है कोहेरेंट टेंशन थ्योरी जो है वो पॉसिबल होती है। नंबर 1 जो पॉइंट है वो ट्रांसपायरेशन पुल है। ट्रांसपायरेशन पुल अभी मैंने आपको समझाया कि जब लीफ से पानी ट्रांसपायर होगा तो नतीजतन जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स की लाइन है, वाटर मॉलिक्यूल्स की एक की पूरी चेन है, उसके अंदर खिंचाव पैदा होता है। इसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। जब एवेपोरेट होता है पानी लीफ में से तो वो नीचे जो चेन मौजूद है उसको खींच के ऊपर को कर देता है, तो चेन में मौजूद तमाम मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ आ जाते हैं। और चेन कहाँ से कहाँ तक होती है? चेन कंटिन्यूस होती है। लीफ से आप शुरू हो जाए, नीचे स्टेम आ जाएगी, स्टेम के बाद रूट आ जाएगी। रूट में जो पानी एब्जॉर्ब हो के पहुंचा हुआ है उसकी एक कंटिन्यूस चेन होगी ऊपर तक, लीफ तक। वो चेन कैसे ऊपर की तरफ पानी के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे? ट्रांसपायरेशन पुल की मदद से। वो उसको खिंचाव देगा। नंबर 1 तो खिंचाव होता है जो ज़रूरी होता है। खिंचाव जो है वो पानी को ऊपर को खींचता जाता है, जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ चलता रहता है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि पानी कैसे पौधों में नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। नंबर 2 पॉइंट जो है वो है कोहेजन। अब कोहेजन क्या होती है? जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसको हम कहते हैं कोहेजन। तो वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल को आप खींचें या ट्रांसपायरेशन एक वाटर मॉलिक्यूल को खींचे तो सारे के सारे खींचे चले आते हैं। तो यहाँ पर कोहेजन भी अपना रोल प्ले कर रही है पानी के नीचे से ऊपर की तरफ मूव करने में। नंबर 1 रोल प्ले किया ट्रांसपायरेशन ने, पुल किया, उसने खींच दिया नीचे से ऊपर को। नंबर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए थे। ऐसा नहीं हुआ कि एक मॉलिक्यूल खींच के ऊपर को गया, बस वही चला गया, नीचे वाले ने उसका साथ छोड़ दिया। नहीं, वो आपस में जुड़े हुए थे, बड़ा स्ट्रॉन्गली बाइंडेड थे, जुड़े हुए थे कि सारे के सारे ऊपर को मूव किए। तो कोहेजन ने भी अपना रोल प्ले किया। नंबर 3 है टेंशन। अब टेंशन क्या होती है? टेंशन कहते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स की एक चेन है वो कितनी टेंस है, कितनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो जो टेंशन है वो जितनी वो चेन स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही पानी जो है वो मूव ऊपर को करेगा। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, टूट जाएगी, तो पानी तो ऊपर को मूव ही नहीं करेगा। जहाँ से टूटेगी उससे ऊपर वाले तो मूव करते जाएंगे ऊपर को, लेकिन जो नीचे वाला पानी है वो नीचे ही रह जाएगा। तो टेंशन भी यहाँ पे रोल प्ले करती है। और आपने यहाँ पे ये भी बात ज़हन में रखनी है कि जितनी किसी चीज़ की चेन लंबी होती है उतनी उसके अंदर जो है उसका जो तनाव होता है वो कम हो जाता है, उसकी जो टेंसिटी होती है वो उतनी कम हो जाती है। तो यहाँ पे वो कह रहे थे पुलिंग ऑफ वाटर अपवर्ड प्रोड्यूसेस टेंशन इन जाइलम ट्यूब, उसमें खिंचाव उसमें टेंशन पैदा होती है। तो ट्रांसपायरेशन जो है वो यहाँ पर एक अपना रोल प्ले करती है। सेकेंडली यहाँ पर कौन सी चीज़ रोल प्ले करेगी? जो पीछे हमने एडहियन पढ़ी है, वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बाइंडिंग है, जो बॉन्ड्स हैं, वो भी यहाँ पर रोल प्ले करेंगे टेंशन को क्रिएट करने के अंदर। हाँ जी, तो जितनी ज़्यादा टेंशन स्ट्रॉन्गर होगी उतना ही पुल ईजी होगा, पानी का नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना उतना ही ईजी होगा। नंबर 4 फैक्टर है यहाँ पर हमारे पास एडहियन। एडहियन एक और चीज़ है जो यहाँ पे रोल प्ले करेगी। अब इसको समझें ज़रा, एडहियन क्या होती है? ये मैंने आपको कैपिलैरिटी में भी अभी बताया कि एडहियन क्या होती है। एडहियन होता है कि जब वाटर मॉलिक्यूल्स नीचे से ऊपर की तरफ मूव करें तो वो उसको कोई वॉल्स सहारा दें, वो वॉल्स के साथ चिपक के जाएँ। तो जाइलम में पानी पाइप्स में से मूव करके जाता है, उन पाइप्स को हम वेजल्स कहते हैं, ट्रैकीड्स कहते हैं। तो उनकी वॉल जो हैं वो भी पानी के लिए अट्रैक्टिव होती हैं, पानी उनके साथ भी बाइंड करता है। पानी उनके साथ वॉल के साथ क्या करेगा? सहारा ले लेके ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो इसको हम कहते हैं एडहियन। एडहेयर करता है वॉल्स के साथ, जाइलम वॉल के साथ एडहेयर हो के ऊपर को मूव करता है। हाँ जी, तो 5 पॉइंट है हमारे पास स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल। तो पानी की जो चेन है आपने पढ़ी है वो काफ़ी टेंस है, सख्त है। ठीक है, तो क्या वो जाइलम वेसल को तोड़ तो नहीं देती? ठीक है, या पानी कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो क्या वो पिचक तो नहीं जाती, बंद तो नहीं हो जाती, बक्कल इन्वर्ट तो नहीं होती? ये इसका मतलब है। हाँ जी, तो जाइलम वॉल जो है उसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है।
ये बक्कल इनवर्ट नहीं होती, ये लिग्निन और सेलुलोज की बनी हुई होती है, काफ़ी टफ़ होती है, हार्ड होती है, लिहाजा इसके अंदर से पानी की स्ट्रीम कंटिन्यूसली ऊपर को भी मूव करती रहे तो उसको ये इजीली मूव होने देती है। तो ये वाले पॉइंट से जो कोहेरेंट टेंशन थ्योरी के अहम पॉइंट थे। नंबर 1 हमारे पास ट्रांसपायरेशन पुल था कि ऊपर से ट्रांसपायरेशन एक ऐसी चीज़ है जो ऊपर से पानी को खींच रही है, नीचे तक पानी खींच होता हुआ जा रहा है। नंबर 2 जो हमने पढ़ा था वो था कोहेरेंट थी वाटर मॉलिक्यूल्स की आपस में फोर्सेस, अगर वो आपस में जुड़े हुए होंगे तो सारे के सारे ऊपर को जाएंगे। नंबर 3 था टेंशन, कि जो वाटर मॉलिक्यूल की एक चेन बनी हुई है वो कितनी का टेंस है, कितनी का हार्ड है, कहीं वो कमज़ोर तो नहीं है, टूट जाएगी, खिंचाव बर्दाश्त कर सकती है या नहीं कर सकती। नंबर 3 था एडहेशन, वो आपस में तो स्ट्रॉन्गली जुड़े हुए हैं लेकिन उनको दीवारें भी सहारा दे रही हैं, उनके साथ भी वो टच हो के ऊपर को मूव कर रही है, जिसको हम कैपिलैरिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल। हाँ जी, तो ये वाले थे जो कि रोल प्ले करते हैं। कोहेरेंट टेंशन थ्योरी ये थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है और एक्सेप्टेबल थ्योरी भी यही है, बाकी सारी रिजेक्ट हो चुकी हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास इस थ्योरी पे जो ऑब्जेक्शंस लगे हैं वो वाले। हाँ जी, फर्स्ट ऑब्जेक्शन ये है कि एक जो पाइप है जाइलम के अंदर, वेसल एक पाइप की तरह ही होती है, उसके अंदर पानी मूव कर रहा है। अगर आप उसको थोड़ा सा शेक कर दें पकड़ के, आप जैसे आपके पास गिलास की कैपिलरी ट्यूब होती है, अगर आप उसको भी शेक कर दें तो उसमें से वाटर कॉलम जो है वो टूट जाता है। ठीक है, तो वो कहते हैं ऑब्जेक्शन ये है कि आंधी वगैरह आती है, तूफान आते हैं, पौधे कंटिन्यूस हिलते हैं तो वो भी बिल्कुल शेक होता होगा, तो जिसके नतीजे में वेजल्स के अंदर जो कंटिन्यूस कॉलम है पानी का वो टूट जाता होगा। तो पानी कैसे मूव करता है? ठीक है, तो यहाँ पर उसी का आंसर भी उसने दिया है कि जी जो पानी मूव कर रहा होता है वेसल के अंदर, उसकी जो एडहेरेंस है वॉल के साथ वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, वो उसका कॉलम कंटिन्यूस रहता है, टूटता नहीं है, चाहे जितने भी उसको शेक्स मिले, ये विंड ब्रेक्स उसको आके लगे। नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्शन इसके ऊपर लगा हुआ वो है कि प्लांट के अंदर बहुत सारी गैसेस बन रही होती हैं, जाहिर सी बात है वेजल्स में भी गैसेस आएंगी, तो वो जो गैस आती है, जब एयर बबल, आपको पता है किसी भी चीज़ के अंदर एयर बबल आता है, पाइप के अंदर भी अक्सर एयर बबल आ जाए तो पीछे वाला पानी आगे वाले पानी से टूट जाता है। ठीक है, और वो पानी तभी आगे को मूव करता है अगर उसको पीछे से कोई प्रेशर दिया रहे, अदरवाइज़ वो पानी वहाँ पे टूट जाता है, खुद ब खुद आगे को मूव नहीं करता। तो इसका भी वो आंसर दे रहा है, वो कह रहा है कि ये जो बबल है ये उसके कॉलम को तोड़ नहीं पाता, वो कॉलम टेंस होता है, काफ़ी ज़्यादा टेंस होता है कि वो बबल से टूट नहीं पाता। तो ये भी इस ऑब्जेक्शन का आंसर उन्होंने दे दिया। अच्छा, नेक्स्ट है ट्रांसपायरेशन जो पौधों में होती है। हमने ये पढ़ा क्योंकि हमने इस टॉपिक में देखा कि ट्रांसपायरेशन बहुत अहम फैक्टर है, तो ट्रांसपायरेशन को भी वो डिटेल में दे रहा है। ट्रांसपायरेशन होती क्या है, आपको मैंने पहले भी डिफ़ाइन कर दिया था। ट्रांसपायरेशन होती है जो पौधे के बैरूनी हिस्से हैं, एरियल पार्ट्स हैं, वहाँ से पानी कंटिन्यूसली इवेपोरेट कर रहा होता है, और इस अमल को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ज़्यादा काम ऐसा लीव्स में होता है क्योंकि लीव्स में स्टोमेटा की जो होती है क्वांटिटी वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी लीव से ही पौधा ट्रांसपायर करता है। हाँ जी, तो यहाँ पे वो एक बात करेगा कि बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी जो है वो ट्रांसपायर हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, वो कह रहा है कि आपके पास जो मीडियम साइज ट्री है वो एक दिन में 1 टन से ज़्यादा पानी इवेपोरेट करता है। अच्छा जी, ट्रांसपायरेशन को वो इसकी टाइप्स बताएगा आपको। नेक्स्ट, ट्रांसपायरेशंस की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 है फोलियर ट्रांसपायरेशन। फोलियर ट्रांसपायरेशन होती है लीव्स के थ्रू। आपके पास लीव्स के थ्रू जो वाटर ट्रांसपायर कर जाता है उसको हम कहते हैं फोलियर ट्रांसपायरेशन। इसके अलावा हमारे पास मज़ीद टाइप्स हैं। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन है, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन है, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन है। लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, या वो स्टेम जो भी बहुत यंग होती है, छोटी सी होती है, ग्रीन कलर की होती है, उसके ऊपर भी आपको स्टोमेटा मिलते हैं। तो वहाँ से अगर वाटर ट्रांसपायर करेगा तो हम इसको कहेंगे स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। ज़्यादा ट्रांसपायरेशन, तकरीबन 99% ट्रांसपायरेशन जो है पौधे की वो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन ही होती है। हाँ जी, तो ट्रांसपायरेशन की बुनियाद पे ही या स्टोमेटा पौधे के ऊपर
लीफ के ऊपर कैसे स्प्रेड हुए होते हैं, अपर साइड पे ज़्यादा होते हैं, लोअर साइड पे ज़्यादा होते हैं, इक्वल होते हैं, इस बुनियाद पे पत्तों की किस्में हैं। आइसोबाइलेटरल लीफ हमारे पास ऐसा लीफ होता है जिसकी अपर साइड पे और लोअर साइड पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों स्टोमेटा, इक्वली क्वांटिटी में मौजूद हों, तो ऐसे लीव्स को हम कहते हैं आइसोबाइलेटरल लीव। जिस तरह गंदम का पत्ता आप देख लें, कॉर्न का देख लें, गन्ने का देख लें, तो ये ऐसा लीफ आइसोबाइलेटरल लीफ होता है। दूसरा लीफ होता है डॉर्सी वेंट्रल लीफ। ऐसे लीव्स में नीचे वाली साइड पे ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं, अपर साइड पे कम होते हैं, ठीक है, या ज़्यादातर ये कहा जाता है कि होते ही लोअर साइड पे हैं। तो ऐसे लीव्स को हम कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीव्स। इन पत्तों की एक साइड ऊपर वाली होती है, एक साइड नीचे वाली होती है। अगर मैं आपसे गंदम के पत्ते की साइड कहूँ कि ऊपर वाली कौन सी होती है, नीचे वाली कौन सी होती है, तो आप नहीं बता सकते। वो पत्ता सीधा खड़ा हुआ होता है, ठीक है, उसकी ऊपर वाली साइड नीचे वाली साइड नहीं होती। लेकिन अगर आप आम का पत्ता देखें, ठीक है, कपास का पत्ता देखें, तो उसकी क्लियर आपको एक ऊपर वाली साइड मिलती है, एक नीचे वाली साइड मिलती है। तो ऐसे पत्तों को जिनकी ऊपर वाली साइड हो, नीचे वाली हो, हम उनको कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीव्स। तो इनमें स्टोमेटा कहाँ होते हैं, नीचे वाली साइड पे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऊपर वाली साइड पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ी होती है, तो यहाँ से एवेपोरेशन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो लिहाजा पौधा अपने स्टोमेटा नीचे वाली साइड पर ही क्या करता है, अपने स्टोमेटा नीचे वाली साइड पे ज़्यादा रखता है। हाँ जी, नंबर 2 जो है ट्रांसपायरेशन की टाइप्स, हमारे पास क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन है। अब क्यूटिकल क्या होती है? क्यूटिकल एक लेयर होती है जो कि आपको मैंने रूट पढ़ाई डिटेल में, रूट की आपने एनाटमी देखी थी। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है रूट की, वो एपिडर्मल सेल होते हैं। द सेम में स्टेम की भी आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो एपिडर्मस ही होती है। लीफ की भी आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एपिडर्मस ही होती है। लेकिन एपिडर्मस के बाहर वाली साइड पे पौधा अपनी हिफाजत के लिए एक लेयर रखता है, उसको हम कहते हैं क्यूटिकल। और क्यूटिकल का काम होता है पानी को निकलने से रोकना। ये वाटर को रिपेल करती है, पानी ना तो बाहर से अंदर आ सकता है, ना ही अंदर से बाहर जा सकता है, कंटिन्यूसली वाटर को रिपेल कर रही होती है। तो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन का मतलब है कि क्यूटिकल में से भी जो पानी अगर गुजर जाता है, जो एवेपोरेट हो जाता है थोड़ा बहुत, उसको हम कहेंगे क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। वहाँ पे स्टोमेटा मौजूद नहीं होगा। अगर तो स्टोमेटा मौजूद है, सुराख मौजूद है, वहाँ से तो पानी डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा प्लांट बॉडी से। लेकिन अगर स्टोमेटा भी नहीं मौजूद, फिर भी पानी बाहर जा रहा है, क्यूटिकल लेयर से निकल के जा रहा है, तो हम इसको कहेंगे क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। ऐसी ये कितनी होती है? 3 to 10% होती है। अच्छा सॉरी, मैंने आपको ऊपर स्टोमेटल 99% कहा था, वो 99% नहीं 90% होती है। 90% टोटल ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के थ्रू होती है। क्यूटिकुलर कितनी होती है? 3 to 10% हो सकती है, ठीक है। और ये ऐसे पौधों में होगी जिन पौधों के अंदर क्यूटिकल बहुत बारीक होती है, वहाँ से हो जाएगी। अगर क्यूटिकल की काफ़ी थिक लेयर मौजूद है तो वहाँ से ट्रांसपायरेशन होना बहुत टफ होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। अगर आप पौधे की स्टेम देखें, आपको डायग्राम में दिखाई हुई है पौधे की स्टेम। अगर आप ट्री देखा हो आपने गौर से, तो ट्री की जो नीचे आपको उसकी स्टेम नज़र आ रही होती है, मेन ट्रंक नज़र आ रही होती है, तो वैसी ही होती है। उसके ऊपर मोटी सारी छाल चढ़ी हुई होती है, ठीक है। तो उसके ऊपर तो स्टोमेटा नहीं होता है, तो उसमें अगर ट्रांसपायरेशन हो तो वो कहाँ से होती है? तो उसमें इस तरह से आपको लेंटी सेल्स बने हुए नज़र आ रहे होते हैं, सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं, वहाँ से पानी इवेपोरेट करता है। तो अगर वहाँ से पानी ट्रांसपायर करे, इवेपोरेट करे, तो हम उसको कहेंगे लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। ये कितनी होती है? 1 to 2% होती है। अच्छा, फैक्टर्स हैं कुछ, क्या ट्रांसपायरेशन को कोई चीज़ें कम या ज़्यादा करती हैं? तो यस करती हैं। वो कुछ फैक्टर्स हैं हमारे पास, एक्सटर्नल भी होते हैं, इंटरनल भी होते हैं। नंबर 1 हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर्स को डिस्कस करेगा। हाँ जी, तो फर्स्ट फैक्टर वो लिख रहे हैं ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। हवा में वाटर कंटेंट कितना है? अगर हवा नमी वाली है, उसमें पानी बहुत ज़्यादा है, तो पौधे में से पानी ट्रांसपायर होकर बहुत कम जाएगा, ठीक है, ट्रांसपायरेशन को ये कम कर देगा। इसके बाद है, हाँ जी, सैचुरेशन डेफिसिट है। सैचुरेशन डेफिसिट का मतलब है सैचुरेशन होने में कितनी कमी है। वो लिख रहा है कि डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक्चुअली प्रेजेंट इन एयर एंड अमाउंट नेसेसरी टू कम्प्लीटली सैचुरेट इट। आपने डिफरेंस लेना है कि कितनी अमाउंट वाटर की एयर में मौजूद है और उसको कम्प्लीटली सैचुरेट करने में अभी कितनी कमी है, कि एयर जो है वो कम्प्लीटली वाटर से सैचुरेट हो जाए, उसकी अभी कितनी कमी है। तो वो आपके पास होता है सैचुरेशन डेफिसिट, ठीक है। नेक्स्ट होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है कि आपके पास जो मॉइस्चर है एयर के अंदर वो कितना है। आप रैंडमली ले सकते हैं इस टाइम एयर में कितना मॉइस्चर आ रहा है, वो आपके पास क्या होगी? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगी।
अब है जी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है कि आपके पास जो अमाउंट है मॉइस्चर की सैचुरेट करने के लिए, ठीक है, किसी भी एयर को सैचुरेट करने के लिए जो मॉइस्चर की अमाउंट चाहिए होती है वो होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। द परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर नेसेसरी फॉर सैचुरेशन एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती जाती है जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, जबकि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पे इसका कोई असर नहीं होता। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी ट्रांसपायरेशन को इफेक्ट करता है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ही ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि लीफ पौधे का टेम्परेचर बढ़ेगा, पौधा खुद को कूल करने के लिए क्या करेगा, ट्रांसपायरेशन करेगा, एवापोरेशन की तरफ जाएगा। इसके अलावा अगर आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई करते हैं तो पौधे को ये पता चल जाता है कि उसमें से उसका पानी जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी में से ख़त्म हो जाएगा, इवन कि उसकी डेथ हो सकती है। तो वो अपने स्टोमेटा को क्लोज़ कर लेता है ताकि उसकी बॉडी में से वाटर जो है वो इस क्वांटिटी में ना निकल जाए कि उसकी डेथ हो जाए।